हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी बाय आकाश चड्ढा। ठीक है, अगर आप अपने चैनल से आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के ऊपर। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका पहले आपको मैं कंटेंट दिखा देता हूँ कि आज मैं आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, उसका कंटेंट क्या होने वाला है आज के लेक्चर का। सबसे पहले वो देख लो। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के डेफिनेशंस क्या होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे पर्पस, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के पर्पस क्या होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछते हैं, व्हाट आर द पर्पस ऑफ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग। उसके बाद में देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट कौन से होते हैं। नॉर्मली एस्टिमेट के दो टाइप्स होते हैं, एस्टिमेट निकालने के दो तरीके होते हैं। एक होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और एक होता है डिटेल एस्टिमेट। तो दोनों भी एस्टिमेट के हम टाइप्स पढ़ेंगे आज डिटेल में। मेनली आज का मेरा फोकस होने वाला है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के ऊपर। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालने के मेथड्स कौन से होते हैं ये आज अपन मेनली पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे आज बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं मेजरमेंट के। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द वेरियस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। और एट द एंड पढ़ेंगे हम लोग कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ मेजरमेंट शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट यानी फेस शीट। तो हम पढ़ेंगे फॉर्मेट्स ऑफ मेजरमेंट शीट, एब्स्ट्रैक्ट शीट एंड फेस शीट। इन सारे शीट्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है एज पर द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको जितना भी पढ़ाने वाला हूँ उन सबका पीडीएफ नोट्स कन्वर्ट करके मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिया है। तो आप लोगों को जितना भी पढ़ूंगा वो सारे नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वो लिंक से आप लोग चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप मुझे अगर इंडिविजुअली व्हाट्सएप भी कर देते हो, मुझे आपका व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर देना, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जितना भी पढ़ाऊंगा उसका पूरा डिटेल नोट्स पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप लोगों को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दूंगा या टेलीग्राम पे अपलोड किया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। देखो बच्चों, एस्टिमेट और एस्टिमेटिंग ये दो अलग अलग वर्ड्स है। ठीक है, नॉर्मली क्या बोलते हैं कि एस्टिमेट और एस्टिमेटिंग एक ही है, ऐसा नहीं होता। एस्टिमेट का मीनिंग होता है एक प्रोबेबल कॉस्ट। एस्टिमेट का मीनिंग होता है एक प्रोबेबल कॉस्ट, मतलब काम शुरू करने के पहले हमारे काम का जो अंदाजन कॉस्ट हमें पता होता है, कितना खर्चा लगेगा अपने काम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक बिल्डिंग को बांधने के लिए कितना खर्चा लगेगा, उसका प्रोबेबल कॉस्ट जो हमें एक एस्टिमेटर या एक इंजीनियर बताता है उसे बोलते हैं हम लोग एस्टिमेट। द एस्टिमेट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द वर्क बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्ट। इसका सब डेफिनेशन आपको मैंने नोट्स में लिख के दिया है, वो आप लोग नोट्स आराम से व्हाट्सएप या टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एस्टिमेट is defined as the probable cost of the work before execution start। कोई भी काम को शुरू करने के पहले उसका जो एक probable cost होता है उसे बोलते हैं हम लोग एस्टिमेट। ठीक है, अब एस्टिमेटिंग क्या होता है फिर। एस्टिमेटिंग का मीनिंग होता है ऐसा प्रोसीजर, वो प्रोसीजर या वो मेथड जिससे हम ये क्वांटिटीज निकालते, कॉस्ट निकालते, उस प्रोसीजर को या उस मेथड को बोलते हैं हम लोग एस्टिमेट। मतलब क्या हो गया, प्रोसीजर, एस्टिमेटिंग इज द प्रोसीजर और मेथड to find out quantities of different item of work, quantities of different item of work। जैसे कि कोई भी काम करना होता है ना, तो उस काम के अंदर अलग अलग आइटम्स होते हैं। जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है तो बिल्डिंग में एक्सकेवेशन करना होता है, सबसे पहले गड्ढे खोदने होते हैं, फिर पीसीसी करना होता है, फिर यूसीआर मेसनरी, फिर डीपीसी, गोल्डन रूफ फिलिंग, ब्रिक वर्क, हाफ ब्रिक थिक वॉल, बीम्स, कॉलम्स, स्टेयरकेस, स्लैब्स एक्सेट्रा आइटम होते हैं। तो ये सारे आइटम की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, हमारे बिल्डिंग के अंदर टोटल कितना ब्रिक वर्क हमें करना है, हमारे बिल्डिंग में हमें टोटल कितना ब्रिक वर्क करना है, इसकी क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। तो जिस मेथड से या जिस प्रोसीजर से हम अपने बिल्डिंग के सारे आइटम्स का क्वांटिटी निकालते हैं उस प्रोसीजर को बोलते हैं, उस मेथड को बोलते हैं एस्टिमेटिंग। ठीक है, प्रोसीजर और मेथड टू फाइंड आउट द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क इज नोन एज एस्टिमेटिंग एंड द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्ट इज नोन एज कॉस्टिंग, सॉरी एस्टिमेट इज नोन एज एस्टिमेट। अब कॉस्टिंग क्या होता है फिर, अभी मैं कंटेंट थोड़ा डाल देता हूं, मैं आप कंटेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके लगे तो। अब
कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग की वही है, कॉस्टिंग की वही है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्ट। बिफोर एग्जीक्यूशन का मीनिंग क्या होता है? शुरुआत करना। एग्जीक्यूशन का मीनिंग क्या होता है? शुरुआत करना। बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स। तो एस्टीमेट देखो, एस्टीमेट क्या था? एस्टीमेट इज द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क, अंदाजा अमाउंट, और कॉस्टिंग मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क। क्योंकि बच्चों क्या होता है कि एस्टीमेट निकालते वक्त हम जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फिटिंग के चार्जेस, वाटर सप्लाई के चार्जेस, कोई फर्नीचर के चार्जेस, इंटीरियर के चार्जेस, ये सब चार्जेस हम इंक्लूड नहीं करते हैं एस्टीमेट निकालते वक्त। लेकिन कॉस्टिंग निकालते वक्त हम ये सारे चार्जेस को इंक्लूड करके अपनी फाइनल कॉस्ट निकालते हैं। इसलिए कॉस्टिंग निकालने के बाद में जो कॉस्ट मिलती है उसे बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट, और एस्टीमेट के अंदर जो कॉस्ट मिलती है उसे बोलते हैं प्रोबेबल कॉस्ट। ठीक है, तो अभी आपको मैंने एकदम सिंपल शॉर्ट इजी लैंग्वेज में एस्टीमेट, एस्टीमेटिंग और कॉस्टिंग क्या होता है बता दिया। एस्टीमेट मतलब क्या? कोई भी काम का एक अंदाजा अमाउंट, और जिस मेथड से हम लोग सारे आइटम्स का क्वांटिटी निकालते हैं उसे बोलते हैं एस्टीमेटिंग। और कॉस्टिंग मतलब कोई भी काम शुरू करने के पहले उसका जो एक्चुअल कॉस्ट हमें पता होता है उसे बोलते हैं हम लोग कॉस्टिंग। ठीक है, तीनों के डेफिनेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, जो आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो व्हाट्सएप के टेलीग्राम ग्रुप से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसके पर्पस क्या होते हैं। व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग? अलग अलग पर्पस क्या होते हैं। सबसे पहला पर्पस तो यही है कि टू नो अबाउट प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क, टू नो अबाउट प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क बिफोर एग्जीक्यूशन स्टार्ट। बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन का मीनिंग क्या होता है? शुरुआत करना, शुरुआत करना। एग्जीक्यूशन की शुरुआत करना, काम की शुरू करने के पहले, काम शुरू करने के पहले उसका जो प्रोबेबल कॉस्ट हमें पता होना चाहिए। एस्टीमेट से क्या मिलता है? एस्टीमेट का पर्पस क्या है कि एस्टीमेट निकालने के बाद में हमें हमारे काम का एक अंदाजन कॉस्ट पता चल जाता है, जिससे कि हम अपने फंड्स को अरेंज कर सकते हैं। बराबर। दूसरा मीनिंग क्या है? दूसरा पर्पस क्या है कि टू नो अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ, ये अगर हैंडराइटिंग आपको दिख नहीं रही व्यवस्थित तो ये आपको नोट्स में सब लिखा मिलेगा। ठीक है, जरा फास्ट लिखना है। मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, आपको क्या पता चल जाएंगे और कि एस्टीमेट निकालने के बाद में जो मटेरियल हम लोग यूज करते हैं बच्चों, वो मटेरियल का क्वालिटी कैसा है और कितने क्वांटिटी में मटेरियल लगने वाला है, वो हिसाब से हम मटेरियल को अपने साइट पे बुला के रखते हैं। क्वालिटी कैसे पता चलता है? एस्टीमेट निकालते वक्त एस्टीमेट की जो शीट होती है, जिस शीट में हम एस्टीमेट की क्वांटिटी को एंटर करते हैं उस शीट को बोलते हैं मेजरमेंट शीट। और उस मेजरमेंट शीट में कॉलम होता है जिसका नाम होता है स्पेसिफिकेशन। तो आपका ऐसा आपको ब्रिक वर्क करना है, तो ब्रिक वर्क का स्पेसिफिकेशन क्या है? अगर उस ब्रिक वर्क के स्पेसिफिकेशन में लिखा है फर्स्ट क्लास ब्रिक मेसनरी, तो आपको समझ जाएगा कि ये जो क्वालिटी है ब्रिक मेसनरी की, ये कैसी है? फर्स्ट क्लास की है। मतलब ये जो क्वालिटी साइट पे एग्जीक्यूट की है, जो साइट पे ब्रिक वर्क एग्जीक्यूट करने वाले हैं, वो कैसा है? फर्स्ट क्लास का है, सेकंड क्लास का है, थर्ड क्लास का है, ये समझ जाएंगे आपको। मतलब आपको आपके काम के अंदर जितने भी आइटम कंस्ट्रक्ट करने हैं, वो सारे आइटम का क्वालिटी कैसा है कैसा नहीं है, ये सब आपको एस्टीमेट निकालने के बाद में उसमें जो कॉलम होता है स्पेसिफिकेशन का, वहां से आप लोग सारा कुछ पढ़ सकते हो, वहां से आप लोग सारा जज कर सकते हो कि ये आइटम का क्वालिटी कैसा होने वाला है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एस्टीमेट निकालते वक्त ब्रिक मेसनरी का एस्टीमेट के अंदर स्पेसिफिकेशन लिखा है फर्स्ट क्लास और साइट पे इंप्लीमेंट करते वक्त निकाल सेकंड क्लास ब्रिक मेसनरी कंस्ट्रक्ट कर दी। ऐसा नहीं करते आप। जो स्पेसिफिकेशन एस्टीमेट में लिखा हुआ है उसी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आपको एग्जीक्यूशन करना होगा, नहीं तो आपको टेक्निकल सैंक्शन आपके प्रोजेक्ट पे नहीं मिलता। क्योंकि टेक्निकल सैंक्शन जब निकालने की अप्लाई करते हैं हम महानगर पालिका के लिए, तो कॉर्पोरेशन के 2-3 पर्सन हमारे साइट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आते हैं। मतलब वो चेक करते हैं कि जो बातें आइटम की स्पेसिफिकेशन में लिखी हुई है उसी हिसाब से आपने उसको एग्जीक्यूट किया है कि नहीं किया है। अगर वो क्रॉस चेक होता है तो ही आपको सैंक्शन मिलता है। अगर क्वालिटी पेपर पे अलग दिख रही और साइट पे अलग दिख रही तो वहां आपको सैंक्शन नहीं मिलता। इसलिए एस्टीमेट का बहुत महत्व है, एस्टीमेट का बहुत महत्व है, क्योंकि एस्टीमेट के ऊपर से आपको आपके मटेरियल का क्वालिटी कैसा होने वाला है वो भी समझ जाता। आपको मतलब साइट पे आके देखने की जरूरत नहीं है कि वो मटेरियल क्वालिटी कैसा है।
एस्टीमेट पढ़ने के बाद में ही समझ जाता है कि जो आइटम कंस्ट्रक्ट किया है, ब्रिक वर्क किया है, एक्सकेवेशन किया है, पीसीसी किया है, यूसीआर किया है, इस आइटम का क्वालिटी क्या है कि एस्टीमेट पढ़ने से ही समझ जाता है, बराबर। और एस्टीमेट निकालने के बाद में हमें समझ जाता कि हमारे ब्रिक वर्क का क्वांटिटी कितना है। अगर ब्रिक वर्क का क्वांटिटी समझ गया तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने ब्रिक्स बुलवाने हैं साइड पे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत ज्यादा ब्रिक मंगा लिए और उतने यूज ही नहीं आए, हमने बहुत सीमेंट के टाइप मंगा लिए उतने यूज ही नहीं आए। तो एस्टीमेट निकालने के बाद में समझ जाता कि मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है, वो हिसाब से हम अपने मटेरियल को गोडाउन पे रखते हैं और हमारे साइड पे बुलवा के रखते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट जो है क्या बोलता, क्वालिटी और क्वांटिटी जो है मटेरियल की वो हमें समझ जाती है एस्टीमेट निकालने के बाद में, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में क्या है, थर्ड पॉइंट में क्या है कि फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स, ये पॉइंट थोड़े आगे भी हो सकते हैं नोट्स के अंदर। फॉर इनवाइटिंग टेंडर्स टू अरेंज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब शॉर्ट लिखना, जैसे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी होती है, उसे अगर कोई काम को करवाने के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है, जैसे पीडब्ल्यूडी है, उसे एक काम है, रोड का काम है, ठीक है, एक रोड वर्क का काम है, वो रोड वर्क का काम करवाने के लिए उसे एक आधे कॉन्ट्रैक्टर को या इंजीनियर को वो कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो कैसे देंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी उस काम का एक टेंडर इनवाइट करती है न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो वो काम का अगर टेंडर इनवाइट करना है तो सबसे पहले जो एजेंसी है उसे क्या पता करना पड़ेगा कि ये जो काम करवाना है इस काम का कॉस्ट कितना है, इस काम का कॉस्ट कितना आने वाला है, और कॉस्ट कब पता चलेगी, जब उसका एस्टीमेट निकालेंगे। तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी को अगर कोई वर्क को किसी के थ्रू करवाना है तो उसे टेंडर पब्लिश करना होता है न्यूज़पेपर के अंदर, जो आप पढ़ते भी होंगे, आपने बहुत से बार कोई न्यूज़पेपर में टेंडर पढ़े होंगे, ठीक है। तो टेंडर इनवाइट करने के लिए भी जो काम का टेंडर इनवाइट करना है उस काम की कॉस्ट पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट पता करने के लिए एस्टीमेट निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट पता चलेगी। मतलब टेंडर इनवाइट करने के लिए भी एस्टीमेट निकालना पड़ता है, बिकॉज कॉस्ट पता नहीं चलती, ठीक है। तो ये था मेरा थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट है टू नो अबाउट द टाइम कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट हम करते हैं बच्चों, वो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना होने वाला है, ये भी हमें समझ जाता है एस्टीमेट निकालने के बाद में। जब हम सारे आइटम का एस्टीमेट निकालते हैं, सारे आइटम की क्वांटिटी निकालते हैं, तो समझ जाता कि इस आइटम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितने दिन लगेंगे। फिर इस इतने दिन के बाद में ये वर्क शुरू करना है, जैसे 5 दिन के अंदर एक्सकेवेशन हो गया, उसके बाद में कौन सा एक्टिविटी शुरू करना है, पीसीसी करना है, इसको कितने दिन लगेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, यूसीआर करना है, उसका भी डीपीसी करना है। तो हर एक आइटम का नंबर ऑफ ड्यूरेशन कितना रहेगा, हर आइटम को खत्म करने के लिए टाइम कितना लगेगा, ये सब हमें एस्टीमेट की क्वांटिटी निकालते वक्त समझ जाता। तो फिर हमें ये भी आइडिया आ जाता इस पूरे काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, इसका भी एक आइडिया आ जाता एस्टीमेट निकालने के बाद में, ठीक है। तो एस्टीमेट से आप लोग आपके वर्क का टाइम ड्यूरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट जो बता रहा हूं आपको वो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉर टेक्निकल सैंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, या फिर फॉर टेकिंग सैंक्शन ऑन अ प्रोजेक्ट। जो सैंक्शन मिलता है हमें उसे बोलते हैं टेक्निकल सैंक्शन, ठीक है। फॉर टेकिंग सैंक्शन ऑन अ प्रोजेक्ट, अगर आपको एक काम करवाना, एक समझो आपको बिल्डिंग भी बननी है एक, तो बिल्डिंग का भी सैंक्शन लेना पड़ेगा महानगर पालिका से। तो सैंक्शन लेने के डॉक्यूमेंट क्या क्या होना, सैंक्शन लेने के लिए ड्राइंग होना अपने पास में, पूरा डिटेल ड्राइंग होगा, वर्किंग ड्राइंग, मेजर ड्राइंग, लेआउट प्लान, फाउंडेशन प्लान, उसके बाद में एस्टीमेट। ड्राइंग पूरे होना, डिटेल ड्राइंग, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, वर्किंग ड्राइंग, मेजर ड्राइंग, सबमिशन ड्राइंग, सब ड्राइंग होना, और एस्टीमेट भी होना। विदाउट एस्टीमेट आपको महानगर पालिका से आपकी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने का सैंक्शन नहीं मिल सकता। और सैंक्शन नहीं मिलता मतलब क्या है कि अपना बिल्डिंग इलीगल है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कोई भी बिल्डिंग का, कोई भी वर्क का महानगर पालिका से, कॉर्पोरेशन से सैंक्शन लेने के लिए उस वर्क का एस्टीमेट निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में क्या मिलता है हमें, टू गिव एन आइडिया, नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा, टू गिव एन आइडिया अबाउट एक्सपेंडिचर कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट, टू ओनर। जो हमारा क्लाइंट है, जो ओनर है, उस ओनर को एक आइडिया आ जाता, उस ओनर को एस्टीमेट निकालने के बाद में एक आइडिया आ जाता कि मुझे किस स्टेज पे कितना खर्चा लगेगा। एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है, खर्चा। तो खर्चा कैसे कंट्रोल करना, इसका भी एक आइडिया आ जाता हमारे क्लाइंट को, हमारे ओनर को, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा एक साथ का अरेंज नहीं होता बच्चों।
अगर उसे काम करना है तो उसे पता होना चाहिए कि जब मेरा काम प्लिंथ लेवल पर आ जाएगा तो मुझे कितने पैसे की जरूरत लगेगी, फिर प्लिंथ से लेकर लिंटल पे जाएगा तो कितने पैसे की जरूरत लगेगी। पूरा ढांचा तैयार हो गया, फिर पूरी फाइनल टचअप देने का है, पूरा फाइनल फिनिशिंग करना है घर को, तो कितना पैसा लगेगा, वो हिसाब से वो अपना फंड्स को अरेंज करता। तो एक ओनर का फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से होता एस्टिमेट निकालने के बाद में। तो मैं ये बोल सकता कि फॉर एस्टिमेट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ ओनर, फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ ओनर। एस्टिमेट निकालने के बाद में ओनर का फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से होता है, उसे अच्छी तरीके से समझता है कि मुझे किस किस स्टेज पे कितने किसे पैसे की जरूरत लगेगी, वो हिसाब से वो अपने फंड्स का अरेंजमेंट करके रखता है। ठीक है, तो ये कुछ 6-7 पॉइंट्स थे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगे, जो आप लोग व्हाट्सएप पे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको लिखने का है, मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा इसको एलाबोरेट किया नोट्स के अंदर, और नोट्स में थोड़ा इसको एलाबोरेट किया हुआ है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, 1 मिनट आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पर्पसेस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। एस्टिमेट के पर्पस क्या होते हैं, तो ये सारे पर्पस है जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमें पता होना, क्योंकि अगर एस्टिमेट क्यों निकाल रहे हैं हम लोग यही पता नहीं है तो फिर उससे निकालने का मतलब ही क्या बनता है। ठीक है, अब मैं बढ़ रहा हूँ मेरे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। इसका नाम है टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। देखो एस्टिमेट निकालने के बेसिक 2 तरीके होते हैं। एस्टिमेट के बेसिक जो मेन टाइप्स है वो 2 है, एक है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और एक है डिटेल एस्टिमेट। एक है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और एक है डिटेल एस्टिमेट। अब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट के जो बेसिक सब टाइप्स है, क्या मैं बोल सकता कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालने के जो बेसिक मेथड्स है, कौन से मेथड से हम अपना अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकाल सकते हैं। ये देखो अप्रोक्सीमेट का मीनिंग क्या है कि अप्रोक्सीमेट मतलब आपके एस्टिमेट का एक अंदाजन कॉस्ट, और डिटेल का मीनिंग क्या है कि आपके बिल्डिंग का एस्टिमेट का एक्चुअल कॉस्ट, डिटेल कॉस्ट। अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के अंदर बहुत ज्यादा फेरबदल हो सकता है। अपन ने अप्रोक्सीमेट कॉस्ट निकाली 14 लाख रुपए और एक्चुअल लग रहा है आपको 18 लाख रुपए, ऐसा हो सकता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है अप्रोक्सीमेट कॉस्ट के अंदर और डिटेल कॉस्ट के अंदर। लेकिन जब डिटेल एस्टिमेट निकालते हैं हम लोग, जब हम किसी बिल्डिंग का डिटेल एस्टिमेट निकालते हैं, तो डिटेल एस्टिमेट निकालते वक्त हम लोग बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखते हैं। मतलब कौन सा दरवाजा लगाने वाले हैं, कौन सी टाइल्स लगाने वाले हैं, कौन सी विंडो लगाने वाले हैं, यहाँ कौन सा वाटर टैप लगाने वाले हैं, बाथरूम में कौन सा शावर लगाने वाले हैं, कौन सा कबोर्ड लगाने वाले हैं। एक बारीक से बारीक चीज का कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं, बारीक से बारीक चीज का कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं डिटेल एस्टिमेट को निकालते वक्त। इसीलिए डिटेल एस्टिमेट की कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होता, वो तभी वैरी हो सकती जब टाइम पे ओनर का कुछ रिक्वायरमेंट बदल गया। मतलब एस्टिमेट निकालते वक्त मैंने कॉस्ट निकाला था प्लाईवुड के डोर का, लेकिन टाइम पे ओनर ने बोला कि देखो मेरे पास पैसे है, अपन सागवान का डोर लगा सकते हैं, तो क्या है कॉस्ट बढ़ जाएंगे। अपन ने कॉस्ट निकाली टाइल्स की, लेकिन टाइम पे बोलता हूँ मुझे मार्बल लगाना है, तो कॉस्ट बढ़ जाएंगी। तो 1-2% से ही कॉस्ट बढ़ सकती है, और वो जो बढ़ने वाली कॉस्ट है वो भी हम प्रायर हमारे एस्टिमेट में ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, आज देखेंगे या फिर कल देखेंगे। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट के बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट को निकालने की मेथड्स क्या क्या होती है। इसके ऊपर एग्जाम में 4 मार्क के लिए एक क्वेश्चन आराम से पूछते हैं, 100% पूछते हैं। तो इसके 5 मेथड है। देखो पहली मेथड है प्लिंथ एरिया मेथड। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालने की पहली मेथड है प्लिंथ एरिया मेथड। दूसरी मेथड है क्यूबिकल कंटेंट मेथड, क्यूबिकल कंटेंट मेथड। उसके बाद में तीसरा मेथड है सर्विस यूनिट मेथड, सर्विस यूनिट मेथड। चौथा है टिपिकल बे मेथड, टिपिकल बे मेथड। हर एक मेथड का मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, और पांचवा है अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। ये भी आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, हर एक मेथड का डिस्क्रिप्शन आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालने के 5 मेथड है, प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल कंटेंट, सर्विस यूनिट, टिपिकल पे, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी। हर एक मेथड का जो फॉर्मूला क्या होता है, हर मेथड का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, इस लेक्चर को पूरा एंड तक देखो ताकि आपको एस्टिमेट के बेसिक फंडामेंटल्स और टाइप्स अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके ऊपर आपके एग्जाम में बहुत सारे मार्क्स देते हैं। ठीक है, और डिटेल एस्टिमेट के बेसिक 4 टाइप्स होते हैं। ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की मेथड्स हैं। हाँ,
डिटेल एस्टिमेट के मेथड से बता रहा मैं, क्या बता रहा, टाइप्स बता रहा। डिटेल एस्टिमेट निकालने के मेथड्स अलग होते हैं, वो होते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड और सेंट्रल लाइन मेथड। लेकिन अभी क्या डिस्कस करें हम, अभी डिस्कस करें हम टाइप्स, ठीक है। ये मेथड्स है, ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट की क्या है, मेथड्स है। दीज आर दी मेथड्स ऑफ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। और डिटेल एस्टिमेट जो बता रहा हूं मैं वो टाइप्स है, ठीक है। तो पहला टाइप है रिवाइज्ड एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट का फर्स्ट टाइप है रिवाइज्ड एस्टिमेट। कौन से सर्कमस्टेंसेस में हमें एस्टिमेट को रिवाइज करने की जरूरत पड़ सकती, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत से बार पूछा हुआ है। 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आता कि अंडर व्हिच सर्कमस्टेंसेस रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। दूसरा है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, अगर कभी हमें हमारे एस्टिमेट में कुछ एक वर्क का पोर्शन ऐड करना है, एखादा बिल्डिंग तो कंसेप्ट कर लिया, लेकिन उसमें कुछ और ऐड करना है, तो जो भी पोर्शन वो बिल्डिंग में ऐड करना है उस पोर्शन का एस्टिमेट सेपरेटली निकाल लो और उस एस्टिमेट को आपके जो आपका ओरिजिनल एस्टिमेट था उसके साथ अटैच कर दो। जो आपका एस्टिमेट निकाला हुआ है पहले से उसके साथ में आपके एडिशनल वर्क के एस्टिमेट को अटैच कर दो, तब वो एस्टिमेट कहलाता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। मतलब अगर कभी हमें अपने कंस्ट्रक्शन में किसी एक आधे मेंबर को ऐड करना पड़ा, एक आधे रूम को ऐड और कंस्ट्रक्ट करना है भाई, तो जो भी रूम ऐड करनी है उस रूम का एस्टिमेट सेपरेट निकाल लो और उसको अपने ओरिजिनल एस्टिमेट के साथ में अटैच कर दो। देन दैट एस्टिमेट विल कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। तब जो एस्टिमेट बनेगा उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है। तीसरा है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, तो जब बच्चों कोई काम अगर रद्द हो गया, समझिए एक आधे कॉन्ट्रैक्टर ने काम लिया था और किसी कारणवश वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया, तो जब वो काम रद्द हो जाता है तो वो काम जो नया कॉन्ट्रैक्टर लेता है वो कॉन्ट्रैक्टर उसके एस्टिमेट को रिवाइज भी करता है और अगर उसे लगता है कि उसमें कुछ ऐड करना चाहिए तो उसमें कुछ ऐड भी करता है, तब वो एस्टिमेट कहलाता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। मतलब इस टाइप का एस्टिमेट नॉर्मली कब बनता है, जब एक आधा काम प्रैक्टिकली रद्द हो जाता, तब वो काम को नए इंजीनियर को सौंपना पड़ता। तब नया इंजीनियर जो पुराने इंजीनियर का एस्टिमेट था वो फॉलो नहीं करता, वो अपने हिसाब से उस एस्टिमेट को रिवाइज भी करता है और उसमें कुछ ऐड भी करता है, इसीलिए तब वो एस्टिमेट कहलाता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है। ये पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं क्योंकि मैं आज के लेक्चर में ये तो बताने वाला हूं आपको, लेकिन ये आज पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा आपको। इसीलिए हर पॉइंट को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा ताकि आप नोट्स जब पढ़ोगे तो समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा था, ठीक है। तो जब कोई प्रैक्टिकली वर्क अबंडेंट हो जाता तब वो काम को नए इंजीनियर को सौंपना पड़ता है और नया इंजीनियर क्या करता है, जो पुराना एस्टिमेट था उसको फॉलो बिल्कुल नहीं करता है। वो हर एक के अपने अपने रूल होते हैं, हर एक का अपना अपना काम करने का तरीका होता है, तो वो इस एस्टिमेट को वापस से रिवाइज करता, उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत पड़ती तो वो ऐड भी करता और तब वो एस्टिमेट कहलाता है रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। और चौथा है बच्चों एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, मेंटेनेंस एस्टिमेट, जैसे कि बिल्डिंग में, रोड में, ब्रिजेस में कोई रिपेयरिंग का काम होता है, जैसे हमें कलरिंग करना है, पेंटिंग करना है, खाली वॉल में क्रैक पड़ गई, वॉल क्रैक हो जानी है, रोड में गड्ढे पड़ जाते हैं, गड्ढे हो जाने, ये सब क्या रिपेयरिंग का काम है। तो रिपेयरिंग का काम का जो एस्टिमेट तैयार करते हैं हम लोग उसे बोलते हैं एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। सिर्फ कंडीशन इतनी है कि आपका जो रिपेयरिंग का एस्टिमेट कॉस्ट रहेगा, रिपेयरिंग काम का जो खर्चा रहेगा वो आपका जो टोटल कॉस्ट की बिल्डिंग की उसका 1.5% होना चाहिए। मतलब रिपेयरिंग का जो कॉस्ट है, रिपेयरिंग एस्टिमेट का, मेंटेनेंस एस्टिमेट का जो भी कॉस्ट रहेगा वो कितना होना चाहिए, हमारे टोटल कॉस्ट का 1.5% होना चाहिए। 1.5% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर नीचे का पोर्शन दिख नहीं रहा है तो सिर्फ अच्छे से सुनो, आपके बुक में लिख के रखो ताकि जब नोट्स देखोगे तो समझ जाएगा, ठीक है। मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट वो तभी कहलाता है जब उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारे टोटल कॉस्ट का 1.5% होता है। मतलब सपोज अगर मेरा टोटल कॉस्ट था 15 लाख रुपए, उसका 1.5% या 10 लाख रुपए था, ठीक है, 10 लाख रुपए था तो उसका 1.5% कितना होगा, 10 लाख का 1% होगा 10,000 रुपए, बराबर 10 लाख का 1% होगा 10,000 रुपए और वापस 0.5% मतलब 5,000 रुपए। मतलब अगर अपने बिल्डिंग का कॉस्ट है 10 लाख रुपए तो उसके रिपेयरिंग का जो एस्टिमेट निकालेंगे हम लोग, उसके रिपेयरिंग का या मेंटेनेंस का एस्टिमेट निकालेंगे, उसका खर्चा 15,000 के अंदर रहने को होना।
अगर 15,000 के बाहर जाएगा तो उससे हम एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट नहीं बोल सकते, उसे आपको आपका ओरिजिनल एस्टीमेट ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, इसका कंडीशन इतना ही है कि आपके रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट का खर्चा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 1.5% होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आज आपको मैंने डेफिनेशंस, पर्पस, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट के अंदर अप्रोक्सीमेट, डिटेल ये पढ़ा दिया। डिटेल एस्टीमेट के जो 4 टाइप्स के मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, थोड़ा थोड़ा हर पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका एक बार आप लोग नोट्स डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप उस लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या आपको स्क्रीन पे शेयर शो भी होगा। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके भी नोट्स मुझसे कलेक्ट कर सकते हो। नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ठीक है, तो जो कंटेंट आपको मैंने शुरुआत में बताया था वो पूरे कंटेंट बच्चों एक लेक्चर में पढ़ाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए आपको मैं फंडामेंटल्स ऑफ एस्टीमेट के जितने कंटेंट बताए थे, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट के पूरा पोर्शन आपको मैं 2 से 3 लेक्चर में कवर करवा दूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। फंडामेंटल्स ऑफ एस्टीमेट और अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के मेथड्स और उसके न्यूमेरिकल्स ये आपको मैं 2 से 3 लेक्चर में कवर करवा दूंगा। फिर डिटेल एस्टीमेट के जो मेथड्स है निकालने के, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, सेंटर लाइन, ये भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के जो मेथड्स है वो हर एक मेथड का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट निकालने का वो समझाऊंगा। उसके बाद में हर मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थिंक एरिया मेथड और सर्विस यूनिट मेथड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले, लेकिन मैं आपको हर एक मेथड का एक एक दो न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के टाइप्स, उसके मेथड्स और उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले, इसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट पोर्शन होने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर देना, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन के अपडेट्स अपने फोन पे सबसे पहले मिल सकेंगे। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।